Mangal Maitri student, today we start a new lesson, the age of industrialization. First we take the topic first, industrial revolution. We compare the factories and industries, then we found that they both are not same. But people knows that industrialization means growth of factories. Industrial production means factory production. And industrial workers means factory workers. But they both are not same. Because industrialization started before the setting up of factories. इसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि फैक्ट्रियों के आने से पहले लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था और ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए किया जाता था ताकि दुनिया के देशों में सामान को बेचा जाए। इसको कहा गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है और विदाउट मॉडर्न फैक्ट्रीज के हो रहा है, तो ये कैसे संभव है कि बिना फैक्ट्री के चीज़ें बन रही हैं। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड की। दुनिया में ट्रेड यानी व्यापार बढ़ रहा था, नई नई कॉलोनीज बन रही थी, गुड्स की डिमांड बढ़ रही थी। ऐसे समय में क्या हुआ कि मर्चेंट्स ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए शहरों की तरफ रुख किया, लेकिन शहर जो थे अर्बन क्राफ्ट्स एंड ट्रेड गिल्ड्स के अंडर में थे। ट्रेड गिल्ड्स का मतलब हो गया कि व्यापारियों का समूह और उनका ही कंट्रोल होता प्रोडक्शन पर, प्राइस पर और कंपटीशन पर। इवन जो रूलर्स थे वो भी सारी सुविधाएं किनको देते थे? ट्रेड गिल्ड्स को दिया करते थे और इस कारण से व्यापार पर ट्रेड गिल्ड्स का अर्बन क्राफ्ट्स की मोनोपोली हुआ करती थी। अब मर्चेंट्स ने टाउन को छोड़ा और कंट्री साइड की ओर रुख किया। कंट्री साइड का मतलब हुआ कि बड़े बड़े शहरों की अपेक्षा छोटे नगर और ग्रामीण इलाके। कंट्री साइड में पहुंचने पर पीजेंट्स मिले जो कि अपने छोटे से खेतों पर काम करते थे। मर्चेंट्स ने उनसे कहा कि यदि आप हमारे लिए चीज़ों का निर्माण करेंगे, गुड्स बनाएंगे अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से, तो उससे आपको लाभ होगा। मर्चेंट्स का ये ऑफ़र फार्मर्स ने एक्सेप्ट कर लिया और इस तरीके से उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी। अब बात करते हैं लंदन की। लंदन कहलाया जाने लगा फिनिशिंग सेंटर। फिनिशिंग सेंटर उसको कहते हैं जहां देश की अलग अलग हिस्सों से चीज़ें बनकर आती थी और वो लंदन में इकट्ठा किया जाता था उनको, और उनको फिनिशिंग का मतलब हुआ कि उनको कवर करना, उन पे लेबलिंग लगाना। जैसे आज के समय में मंडी होती हैं, जो आसपास के गांव देहात हैं वहाँ से चीज़ें आती हैं और मंडी से फिर वो बिकने के लिए दूसरे हिस्सों में जाती हैं। इससे क्या हुआ कि मर्चेंट का कंट्रोल हो गया प्रोडक्शन पर, और गुड्स कौन तैयार कर रहे हैं? फैमिली मेंबर्स तैयार कर रहे हैं। कौन से? जो पीजेंट्स थे। अब यहाँ बात करते हैं फैक्ट्री कब से आई। सबसे पहले जो फैक्ट्रीज ब्रिटेन में लगी वो 1730 में लगी और उसके बाद जल्दी से जल्दी 18वीं सेंचुरी तक आते आते ये मल्टीपल नंबर में कन्वर्ट हो गई, यानी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लग गई। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उसको कहते हैं कॉटन एरा। कॉटन एरा जब रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन का यूज़ हुआ, 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड्स का इंपोर्ट किया कॉटन रॉ मटेरियल का ब्रिटेन ने, और 1787 में 22 मिलियंस का इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल का। और ये क्यों कर रहे थे? क्योंकि फैक्ट्रियां बढ़ रही थी और फैक्ट्रियों को डिमांड थी सबसे ज़्यादा कॉटन की। यहाँ हम बात करते हैं रिचर्ड आर्कराइट की, जिन्होंने सबसे पहले कॉटन मिल इन्वेंट की। और अब जो प्रोडक्शन था, जो फैमिली मेंबर करते थे उन देश के अलग अलग हिस्सों में, उनको बुलाया गया और फैक्ट्री में उनको काम दिया गया। इससे एक लाभ हुआ, एक तो प्रोडक्शन बढ़ा, दूसरा जो वर्कर्स थे अब वो मशीनों के साथ मिलकर प्रोडक्शन कर रहे थे, जिससे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होने के साथ साथ जो लेबर्स थी उसको भी मैनेजिंग करना आसान हो गया। हम इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।